कि आपकी ट्रेन इधर जा रही थी और जो बगल वाली ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। आपने ट्रेन देखी, तो देखी का मतलब क्या, वो जो देखना है उस देखने में ही तो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से ही तो आप अपना इमोशन जनरेट करते हैं। आपका इमोशन ऐसे नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेन देखी और ट्रेन ने कोई इमोशन थ्रो कर दिया। नो, ट्रेन इज डेड, you are watching the train and hence you are generating emotion in your mind कि ये फास्ट है या स्लो है या डर गए या सपना आ गया या इस पे बैठ के, वो सब आपकी प्रॉब्लम है कि आप कहां पर छैया छैया कर रहे हैं, कहां पर ये, दैट इज योर ओन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा है तो इस सिचुएशन में ऐसा होगा। इसका एक मैं आपको सुंदर एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंस वेक्टर किया, कहाँ किया हम लोगों ने डिफरेंस वेक्टर, हम लोगों ने कहीं एक जगह निकाला था कि हम लोगों ने ये निकाला कि जो वेक्टर आर नहीं, जो वेक्टर आर है वो है a माइनस बी। तो हम लोगों ने ऐसा ये निकाला कि इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है वो ये है। अब यहां पर एक बात समझिए कि अगर आपको 3 और 4 का सम करना है तो वो ये कहते हैं कि सम के केस में या इस केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये हो गया cos 0। इसका मतलब यहां पर हमने ये कंडीशन लगा दी कि थीटा 0 का मतलब क्या कि A एंड B आर इन सेम डायरेक्शन, A एंड B आर इन सेम डायरेक्शन। बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, which means r square is a minus b whole square, which means r is a minus b, isn't it? r is a minus b। तो ये एक आइडेंटिटी यहां पर समझने वाली चीज है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उसके केस में क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर के केस में अगर मान लीजिए हम लोगों ने थीटा 0 की सिचुएशन ली, थीटा 0, तो थीटा 0 के केस में दोनों चीजें देखिए, अगर हम सम कर रहे हैं, ये सिचुएशन है, तो थीटा 0 के केस में जो r होगा वो a प्लस बी होगा, और डिफरेंस के केस में जो r होगा वो a माइनस बी होगा। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो 180 डिग्री के केस में अगर हम सम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं a प्लस बी, तो 180 डिग्री के केस में जो r आएगा वो a माइनस बी आएगा, और अगर हम r को डिफरेंस वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो r आएगा वो a प्लस बी आएगा। ये देखिए ध्यान से, ऐसा स्टेटमेंट आता है कि फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, ये क्या है, ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स और ये हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स की भी बात कर लेंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स के केस में जो वेक्टर सम होता है दैट इज सेम एज स्केलर सम, इसको हम लोग स्केलर सम कहते हैं। स्केलर सम का मतलब क्या होता है, स्केलर सम का मतलब होता है कि 3 + 4 इज ऑलवेज 7। वेक्टर में आपने देखा 3 + 4 5 आ रहा है, अभी आपने मुझे दिखाया 3 + 4 कहां 5 था, ये देखिए, ये आपने मुझे ये दिखाया कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 + 4 इज 5। वेक्टर में एंगल से डिसाइड होता है, स्केलर में 3 + 4 7 है, बट वेक्टर सम इज सेम एज स्केलर सम ओनली इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर। वेक्टर डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू स्केलर डिफरेंस। ये क्या है, स्केलर डिफरेंस। स्केलर डिफरेंस का मतलब क्या कि जो 4 और 3 का डिफरेंस है वो हमेशा 1 आएगा। वेक्टर में ऐसा नहीं है,
वेक्टर में वो कह रहे हैं कि अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, बहुत ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट पर समझिए, केवल इक्वेशन देख के आप स्टेटमेंट से उसको रिलेट नहीं कर सकते। पूरी 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 पूरे सब्जेक्ट का रोना यही है, टीचर से लेके स्टूडेंट से लेकर और पेरेंट से लेकर और सबका यही रोना है कि वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, और वो जैसा जिसका रिलेशन होता है उस हिसाब से वो उसका जस्टिफिकेशन देता है कि वो थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, और न्यूमेरिकल आते हैं और थ्योरी नहीं आती है, या आता था और ये न्यूमेरिकल, या वही सब जो इलॉजिकल चीज़ें कि क्वेश्चन पेपर लेंदी था। अब क्वेश्चन पेपर लेंदी कैसे होता है ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा रोना इस बात का है कि आपको एक सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन को डिकोड करके आपको इक्वेशन में लाना है। इसी का नाम न्यूमेरिकल है, इसी का नाम एप्लीकेशन। और जब आप क्या कर रहे हैं कि आपने या तो सिचुएशन एक्स समझ ली और या तो इक्वेशन समझ ली। इक्वेशन लिखा हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये इक्वेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा डिजाइन बना के दिखाओगी ये पीला नीला, नो। आपको रियल टाइम सिचुएशन उससे, इसलिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है, उन दो वेक्टर्स का, दो ऑपोजिट वेक्टर्स का अगर हमको डिफरेंस निकालना होगा। ये सिचुएशन होती थी कि हम लोग बचपन में ऐसा, हम लोग का मुझे नहीं पता, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बचपन में ट्रेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी और एक फैसिनेटिंग चीज़ होती थी। तो हम लोग क्योंकि साधारण परिवार में रहे, तो ऐसा लगता था कि ट्रेन में ऐसा लगता था कि हमारे पेरेंट्स ने हमको किसी सस्ती ट्रेन में बिठा दिया। क्यों? क्योंकि बगल वाली जो ट्रेन जाती थी वो हमेशा तेज निकलती थी। तो हमको ऐसा लगता था कि ये जरूर कुछ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी ट्रेन, फिर एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, हमेशा सस्ती ट्रेन। मामा के यहाँ जाना है तो भी सस्ती ट्रेन, बुआ के यहाँ जाना है तो भी सस्ती ट्रेन। तब थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये तो इसका मतलब कि कुछ और बात है। वो बात क्या थी कि वो ये कह रहे हैं कि दो ऑपोजिट, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जिस चीज का नाम है उसके बारे में समझिए ध्यान से जरा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, कोई भी। अब क्या हुआ कि एक ट्रेन V2 जो है, V2 की वेलोसिटी हम लोगों को निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। V2 क्या है? बगल वाली ट्रेन वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट जा रही थी, ठीक है, बगल वाली ट्रेन। ये हम कहाँ जा रहे थे? बीइंग ऑब्जर्वर हम जा रहे थे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स वेस्ट। ध्यान से समझिए। तो अब होगा क्या कि ये सिचुएशन क्या आ गई? ये सिचुएशन आ गई कि इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 180। थीटा 180 है और निकालना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। हम ये निकालना चाहते हैं कि एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी कैसे मेजर करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नंबर 2 एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन ट्रेन नंबर 1। यूजुअली ऐसा होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जो हमारा ऑब्जर्वर होता है उसको हम लोग रेस्ट पर मान लेते हैं, अर्थ के फ्रेम में मान लेते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी ट्रेन इधर जा रही थी और जो बगल वाली ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। आपने ट्रेन देखी, तो देखी का मतलब क्या? वो जो देखना है उस देखने में ही तो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से ही तो आप अपना इमोशन जनरेट करते हैं। आपका इमोशन ऐसे नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेन देखी और ट्रेन ने कोई इमोशन थ्रो कर दिया। नो, ट्रेन इज डेड। यू आर वॉचिंग द ट्रेन एंड हेंस यू आर जनरेटिंग इमोशन इन योर माइंड कि ये फास्ट है या स्लो है या डर गए या सपना आ गया या इस पे बैठ के। वो सब आपकी प्रॉब्लम है कि आप कहां पर छैया कर रहे हैं, कहां पर। ये दैट इज योर ओन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम ये है
कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो अगर दो ऑपोजिट वेक्टर्स का डिफरेंस निकाला जाएगा तो वो अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस 2ab कॉस थीटा का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो दिस फॉर्मूला विल कम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज कॉस 180 डिग्री which is eventually minus 1. So r square will be a square plus b square plus 2ab and hence r square is a plus b whole square and hence r will be a plus b and from here we can say ये r क्या चीज है? ध्यान से देखिए r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर। ध्यान से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर। ये है आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर, क्योंकि आर क्या था? डिफरेंस। आर ए माइनस बी से लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज द सिचुएशन। थीटा 0 के 90 के केस में ऐसा होता है कि दोनों बराबर होते हैं। अभी अभी आपने देखा है, प्लीज भूल मत जाइएगा कि 90 डिग्री के केस में जो थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के केस में सम और डिफरेंस दोनों ही का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और वो मैग्नीट्यूड होता है आर मॉड। यहां पर जो आर मॉड होगा, दिस आर मॉड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाले में जब प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, तो जो ये टर्म है ये टर्म दोनों में 0 हो जाएगा, सम और डिफरेंस दोनों में, इसलिए दोनों में ये आएगा। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो आर यहाँ से आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसलिए 90 डिग्री के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, ध्यान से देख लीजिए, फिर मत कहिएगा। ये देखिए ये थीटा 90, इसमें अभी क्या है कि हम लोग जब इतना कर ले गए हैं कि हम लोगों ने सम और डिफरेंस निकाल लिया है, एक और छोटी सी चीज जो थोड़ी सी अलग है इसमें, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर समझने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने ये सब चीजें ठीक से की है। एक चीज यूनिट वेक्टर समझनी है और एक चीज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी समझना है कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का सिंपल मीनिंग ये है, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कह रहे हैं या जिसको कॉमनली यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, वो ये है कि अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is defined as the vector divided by its own modulus, इसका मतलब कि अगर कोई एक वेक्टर आपको गिवन है और उस वेक्टर को आप उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें, तो the result you will get is the unit vector. This vector is called इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द थिंग, एंड दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मॉड्यूलस। और इसके संबंध में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वी कैन से कि अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड एज पर रिक्वायरमेंट। क्या है?
मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये लिख रहा हूं, अ यूनिट वेक्टर is always defined as per requirement. और रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि यूजुअली हमको मल्टीप्लिकेशन में यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। ऐसा भी डिज़ाइन में ऐसा भी दिखाया जाता है कि ये अगर कोई एक वेक्टर है और उसका यूनिट वेक्टर हमको डिफाइन करना है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वेक्टर हमको ये वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड और लेंथ हमको नहीं मालूम है अभी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वो बोलते हैं कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक छोटा वेक्टर अगर हम यहाँ पर ले लेंगे तो इसको एक कैप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये एक आइडेंटिटी निकली, इसको हम लोग कैप वेक्टर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैप वेक्टर। तो किसी भी कैप वेक्टर का कभी कभी इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इस वेक्टर का अगर हमको कैप वेक्टर डिफाइन करना है, देन दिस बेबी इज मदर बाय फादर। मदर इसलिए क्योंकि डायरेक्शन है, फादर इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन होगा तब हम लोग उसको मदर वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये मदर वेक्टर से ही बेबी वेक्टर आता है। फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो दिस जैसे अगर कोई एक वेक्टर मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि कोई एक डिस्टेंस गिवन है, ऐसा मान लीजिए कि कोई एक डिस्टेंस गिवन है ऐसा 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा है। तो हम लोग इसका आर कैप बना लेंगे। आर कैप का मतलब क्या हो गया? आर कैप का मतलब हो गया 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। 1 इसका मतलब 4 मीटर ईस्ट डिवाइडेड बाय 4 मीटर, सो दैट विल बी 1 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एंड इन दिस वे एनी वेक्टर कैन हैव अ यूनिट वेक्टर। हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है कि मॉड्यूलस ऑफ अ कैप वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ एनी कैप वेक्टर इज ऑलवेज 1, ठीक है। जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं वो आई जे के हैं, वो इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में सिंबल हम लोगों ने प्री डिफाइंड है, हमारे पहले से हम लोगों ने मान लिया है कि जो आई कैप है वो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वेल एज्यूम्ड। J cap is a unit vector along this is along positive x-axis. Confuse नहीं करेंगे. This is along positive y-axis, and similarly we have a vector k cap that is a unit vector along positive z-axis. These are assumed. एंड सिमिलरली इन यूनिट वेक्टर्स के ऑपोजिट वेक्टर्स भी होते हैं। ऑपोजिट वेक्टर का मतलब कि अगर कोई ये कह रहा है माइनस जे कैप, इफ दिस इज अ वेक्टर, माइनस जे कैप का मतलब क्या है? माइनस जे कैप का मतलब है अ यूनिट वेक्टर अलोंग, क्योंकि कैप है तो कैप का मॉड्यूलस 1 होगा। अ यूनिट, इसका मतलब कि कोई भी कैप हमेशा 1 होगा। कोई भी कैप किसी भी वेक्टर के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर कैप लगा है, देन दिस कैप डिनोट्स यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है इसको इसका मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा। किसी भी चीज का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा देंगे, इसका मतलब कि हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। यूजुअली डिस्टेंस वगैरह के लिए ये एज्यूम किया जाता है। देखेंगे हम लोग अभी। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? बीइंग नेगेटिव ऑफ z, z इज प्री डिफाइंड। अब आप यहां पर अगर बदलने की कोशिश करें, आप ये बोलें कि नहीं, वो जो अच्छे लोग हैं वो लोग नरक जाएंगे और जो बुरे लोग हैं वो स्वर्ग जाएंगे, और फिर ये बोल दें कि हमने अच्छे लोगों की डेफिनेशन बदल दी है, अच्छे लोग वो हैं जो इस पार्टी में हैं और बुरे लोग वो हैं जो ये खाते हैं, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न फिर चलता ही रहेगा। आपके कुछ भी करते रहिए, ये इंसान ने ही, मतलब अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज डिसाइडिंग द ह्यूमन राइट्स, ये तो
विच, ठीक है ना, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ सो कॉल्ड ह्यूमन है जो उनके राइट्स छीन रहा है, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन है जो उनके राइट्स दे रहा है उनको, और फिर वो दोनों लड़ रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरा क्या राइट है, और वो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मेरा क्या रॉन्ग है। पर कमीशन जो है वो स्टेबल है, और वो जो सोसाइटी है जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट बात, ये वही दुनिया है जहाँ पर उसकी शुरुआत वहीं से होती है कि एक इंसान को खींच रहा है। और तो वो जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी भले ही वो मैकेनिकल से मोटर में आ गया हो, लेकिन वो सोच बदलना ये थोड़ा मुश्किल काम है। आप अगर जैसे पहले ऐसा होता था कि वो जिसको हम लोग रिक्शा कहते हैं, रिक्शा में आपने जो देखा होगा रिक्शा, वो तो काफ़ी खतरनाक है आजकल जो रिक्शा के नाम से फेमस है हमारे कंट्री में। लेकिन जो दूसरे रिक्शा जो मैकेनिकल वो होते थे जिसमें एक आदमी बैठ के चलाता था उसको, बाईसाइकिल की तरह, वो ट्राई साइकिल होता है, और वो बाईसाइकिल, उसके पहले ऐसा होता था कि जब एक आदमी केवल पैदल चल के वो ऐसा यहाँ पर फंसा लेता था, और एक ऊपर बैठ जाती थी कोई एक या कोई बैठ जाते थे उसके ऊपर सेठ जी, और वो पकड़ के खींचता था। मतलब तो वो एक इंसान को खींच रहा है, ये वहां से शुरुआत होती। ये वो उस समय क्योंकि मोटर नहीं था इसलिए वो दिखता था। अभी भी एक इंसान दूसरे इंसान को खींच रहा है किसी न किसी फॉर्म में, वो दिखता नहीं है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये माइनस जे कैप है। माइनस जे कैप का मतलब क्या है कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सेस, क्योंकि जे यहां पर पक्का, यहां पर कोई बदलने वाली बात नहीं है। जे 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 का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और आई जे के बदलेंगे नहीं कि आप कहते हैं नहीं आज मंडे है, आज जे, ऐसा नहीं। जे कैप संडे मंडे से नहीं चलेगा, ये हम लोग फिक्स कर लिया हम लोगों ने। अब यूनिट वेक्टर के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैं कोशिश करूंगा कि रेजोल्यूशन के लिए हमको एक और बोर्ड की जरूरत पड़े, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है, देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। का ये कहना है कि अगर कोई वेक्टर आपको ऐसा गिवन है कि ये एक कोई वेक्टर है, हमने क्या करना है कि इस वेक्टर को हमको एक फ्रेम में सेट करना है। कैसे सेट करना है? एक फ्रेम में। फ्रेम क्या करेगा? फ्रेम ये करेगा कि अगर हम, ये हमारा वेक्टर था, ये मान लिया ए, टेल ऑफ गिवन वेक्टर को, एक कोई भी वेक्टर था, हम लोगों ने टेल ऑफ गिवन वेक्टर को ऐसा मान लिया कि टेल ऑफ गिवन वेक्टर जो है वो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम के एक कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पर है। इसका मतलब कि यहां से हम लोग एक्स और वाई एक्सेस हम लोगों ने यहां से एज्यूम कर ली। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स और वाई एक्सेस का फ्रेम हम लोगों ने यहां पर मान लिया कि जहां भी ये वेक्टर था वहां पर एक्स एक्सिस ये आ गई इसकी एक्स एक्सिस, और ये आ गई इसकी वाई एक्सिस। ठीक है, क्या होने जा रहा है? हमने ऐसा माना कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए, जो भी वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या करना है हमको ए वेक्टर से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो लेंथ आएगी ओ एन, अगर ये लेंथ ओ ए था और अपन ऐसा माने कि ये जो ओ ए लेंथ है, ओ ए, that is modulus of vector A, or it is only A, and then we write it this ON. ON को हम लोग क्या बोलते हैं? ON को हम लोग बोलते हैं component of, ध्यान से देखिए, that is component of vector A along x axis. This is the rule. ये वाली जो लेंथ है ON, या इससे जो हम लोग
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ओ एन को ओ ए के टर्म्स में लिखो। टर्म्स में लिखना क्या होता है? टर्म्स में लिखना ये है कि अगर ये एंगल थीटा है और ओ एन को टर्म्स में लिखना है तो ओ एन अपॉन ओ ए इज सिंपली कॉस थीटा। और तो ओ एन को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए कॉस थीटा। व्हाट इज ओ ए कॉस थीटा? ओ ए कॉस थीटा का मतलब है, ओ ए कॉस थीटा का मतलब ओ ए क्या चीज है? ओ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो दिस कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा, या मॉडुलस ऑफ ए के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आपको पता चला कि जो वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर है वो क्या हुआ? ए cos theta. Similarly, if we need to find, watch it very carefully, if we need to find OM, something is OM, M is not known, अभी M नहीं पता हमको कि M कहाँ है, but OM is component of, मैं रिवर्स तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, component of vector A along y axis। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे निकालना है तो रूल ये कहता है कि टेल ऑफ द वेक्टर शुड बी एट ओरिजिन, एंड प्रोवाइडेड दैट टेल ऑफ द वेक्टर इज एट द ओरिजिन, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस। दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए, सो दिस पॉइंट विल बी एम, एंड द इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, दिस आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ओ एम आएगा, ये जो कंपोनेंट होगा, दिस विल बी इंटरसेप्ट। मैं इंटरसेप्ट का मतलब बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल 90 डिग्री अगर है तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी ओ ए साइन थीटा। आप इसको जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, या ये ऑल्टरनेट एंगल मान लें कि ये एंगल थीटा है, या इससे इसको आप साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा से यहाँ ले लें। बहरहाल ये जो ओ एम आएगा दिस विल बी ओ ए साइन थीटा। ध्यान से समझिए, ये जो ओ एम के जो दो कंपोनेंट आए हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्व्ड कंपोनेंट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये क्या हुआ। हम लोगों ने ये बोला कि दिस ओ एम एंड ओ एन, वैसे तो ये वेक्टर होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है जिसमें यूनिट वेक्टर होते हैं। तो अगर हमको इसको ओ एम को, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनको रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, इसलिए हम लोग उसके कंपोनेंट को ये मान रहे हैं। तो ओ एम को अगर हम लोगों को वेक्टर बनाना होगा तो वेक्टर बनाने का मतलब क्या है कि लेंथ ओ एम ले लेते हैं और हम इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई कैप हैज अ सर्टेन डायरेक्शन दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड यू कैन सी दिस ओ आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट ओ एम हियर, दिस इज ओ एन। ओ एम इज अलोंग वाई एक्सिस। मैंने कुछ मिस्टेक यहाँ तो नहीं किया? नहीं, यहाँ नहीं, ये ओ एन है, दिस इज ओ एन। तो इसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर हमको आई कैप करना है, पहले हम लोग आई कैप ले रहे हैं अगर, तो ये ओ एन है, लेंथ ओ एन मल्टीप्लाई, सो दिस ओ एन वेक्टर विल बी दिस वाज ए कॉस थीटा multiplied by I cap. Similarly, OM vector will be A sin theta times J cap. This is J cap. ये J सिंबल हमारा थोड़ा सा J हो गया है, इसको हम लोग वापस से J कर देंगे. So this is our J cap. OM वेक्टर ये वाला है, ये J कैप का डायरेक्शन है, ये I कैप का डायरेक्शन है. क्योंकि ये कंपोनेंट जो ON है, दिस कंपोनेंट इज अलोंग x एक्सिस. यू कैन सी कि ये यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कभी कभी AX लिख देते हैं. AX स्टैंड फॉर x एक्सिस वाला कंपोनेंट. तो AX इज इक्वल टू ON and OM is equal to AY. So sometimes the vector A is written as AX times I cap plus AY times J cap. You can watch it very carefully. क्या हम कर रहे हैं,
हम ये कर रहे हैं कि हम वेक्टर ए, ये जो ए एक्स है दिस इज लेंथ ओनली, तो हम यहां पर लिख देते हैं ए कॉस थीटा, और ये जो ए वाई है दिस इज लेंथ, दिस इज ए साइन थीटा, और हम आई कैप मेंटेन रखेंगे, ये जे कैप मेंटेन रखेंगे. So this length will come something like say that कि अगर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो a कैप को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3i प्लस 4j. तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ i और j के फॉर्म में दी है, i और j के फॉर्म में दी है, इसका मतलब कि जो पैरेललोग्राम, इसको अगर हम उस अपने 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 रंग में रंगने की कोशिश करें, इस सिचुएशन में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आर ए प्लस बी है, इसका मतलब तो अगर आर ए प्लस बी है तो इन दोनों के बीच का एंगल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सी व्हाट आई मीन, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि आर इज ए प्लस बी और उसमें वो ये डिफाइन कर दें कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज 3i कैप. बहुत ध्यान से देखिए, ए वेक्टर क्या है 3i कैप, और ये बी वेक्टर क्या है, ये है 4j कैप. इसका मतलब ये कहाँ है, ये है इसका मतलब कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और जब ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम लोगों ने अभी सीखा कि वो कैसे आता था, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जनरल फॉर्मूला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो इसमें ये कॉस 90 हो जाएगा. इसका मतलब कि दो गिवन वेक्टर्स के बीच में सम अगर एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो हट जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो आर फ्रॉम हियर विड बी ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है कि वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j, तो वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j का मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है जिसको ए कहते हैं, विच इज़ 5, क्योंकि 3 और 4 का 9 प्लस 16 25. तो रेजोल्यूशन में एक बात हम लोगों को और ध्यान रखनी होती है कि हम किसी भी गिवन वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं. किसी भी डायरेक्शन का मतलब कि उसके फ्रेम में एज पर रिक्वायरमेंट. क्या मतलब है इसका, कि मान लीजिए कि ये एक कोई वेक्टर है, ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट निकालिए, वो भी इस डायरेक्शन में. ये कोई उनकी डिजायर्ड डायरेक्शन थी, उन्होंने कहा कि हमको इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, इस लाइन पर चाहिए, हम निकाल देंगे. इस डायग्राम के जरिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा आई कैप और जे कैप के फॉर्म में ही आपको वेक्टर के रिजॉल्व कंपोनेंट निकालने हो, ऐसा नहीं, बल्कि उसका रूल ये है कि जो भी एक वेक्टर आपको गिवन है, सपोज ये एक कोई वेक्टर आर है, तो हम क्या करते हैं कि इसके टेल को वेक्टर के जो गिवन वेक्टर है जिसके कंपोनेंट निकालने हैं उसके टेल को यहाँ पर माना, और वो कह रहे हैं कि अगर हमको इस डायरेक्शन पर, इस लाइन पर अगर इंटरसेप्ट निकालना है, what we need to do, we need to draw a perpendicular over it and the intercept. ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, ये जो OM आ रहा है, this is the component. इसका मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि OA is vector R, then OM will be the component. ध्यान से देखिए, the component of vector R along the axis given. जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा हमको गिवन होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और अगर ये एंगल हमको 30 डिग्री मालूम है दैट, तो हम OM की लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज OA cos 30. ये और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो ये यहाँ से आ जाएगा √3/2 टाइम। वो ये बोलते हैं कि अगर ऐसा एक वेक्टर है और इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, और एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, रूल क्या है, रूल ये है कि इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इंटरसेप्ट तो तब होता ना जब ये टेल होता, यहाँ थोड़ी ना होगा। एक्स एक्सिस, ये द होल वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। बल्कि सही बात यह है कि जब हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो इस वेक्टर का, अगर ये वेक्टर आर है तो इस वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग 0 होगा। क्यों वाई एक्सिस के अलोंग 0 होगा? क्योंकि द होल वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस में अगर हम लोगों ने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, तो अगर मान लीजिए वेक्टर आर के हेड से, वेक्टर आर के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इंटरसेप्ट नहीं आया। अब देखिए रूल ये है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट जिस एक्सिस पर निकालना है, जिस लाइन पर निकालना है, उस लाइन पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन द इंटरसेप्ट। अब ये वेक्टर था, उन्होंने कहा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालो, तो हम लोगों ने ये निकाल दिया कि अगर ये वेक्टर है, कि अगर ओ ए वेक्टर आर है, बहुत ध्यान से देखिए, और हमको आपने ये कहा कि ओ एम निकालो विच इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। हमने निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया कि भाई जो ओ एम है दैट इज ओ ए इटसेल्फ। ओ एम जब हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये तो सेम लेंथ आ गई। लेकिन जब हम लोगों ने वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकाला, अगर वो ये कहते कि ओ एन इज समथिंग विच इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर हमको वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना होता तो हम क्या करते कि हम ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। तो क्योंकि ए के हेड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ए के टेल पर ही आ गया, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं आया। यहां पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्या चीज थी? ये थी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर आर ऑन दैट एक्सिस। ये जिस एक्सिस पर निकालना था तब ये इंटरसेप्ट आया। तो ये जो ओ एन यहां पर आएगा, ओ एन विल बी 0। ऐसी सिचुएशन में जब हमको कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन इसकी और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये एक कोई वेक्टर है, ऐसा एक कोई वेक्टर है, और वो आपसे ये कह देते हैं कि इसका जैसे इसका एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर तो कंपोनेंट आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा बोल दें आपसे कि मान लीजिए ये वेक्टर कुछ इस तरीके का है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल आपको कुछ गिवन है, और वो ऐसा बोल दें कि एक ये है लाइन और एक ये है लाइन। तो अगर इस वेक्टर का, ये वेक्टर आर है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे निकालना होगा तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द इंटरसेप्ट। ध्यान से देखिए, दिस विल बी द इंटरसेप्ट, ये इसका कंपोनेंट आएगा ये, और अगर इस पर निकालेंगे तो इस पर ये इसका कंपोनेंट आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, इस वेक्टर के दो रिजॉल्व कंपोनेंट्स इन दोनों एक्सिस पर ये हैं कि अगर हम एक्स और वाई एक्सिस दूसरी चीज है, ये इन्होंने कोई दूसरी एक्सिस दे दी तो हम उस दूसरी एक्सिस पर भी निकाल लेंगे, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। और इसमें एक बात और समझेंगे हम लोग ध्यान से, कि जो हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस वाले ये जो दो कंपोनेंट निकाले थे, तो ये कभी जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि
हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये रिजॉल्व कंपोनेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, जिस चीज का नाम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन की नजर से भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसा जनरलाइज मत करिए कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। नो, इट्स नॉट एक्चुअली द सेम, बट वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसी रियल टाइम सिचुएशन आती है कि किसी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक बात है, 5 न्यूटन का फोर्स है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बहुत ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होता है जैसे टेबल पर कोई बुक रखी है, इस तरीके की सिचुएशन आ गई यहाँ पर। तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फिर अगर ये बोलें कि अगर हमको इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालने हैं, वन कंपोनेंट इज टू बी हॉरिजॉन्टल, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर ये निकालेंगे, ये कैसे आएगा, परपेंडिकुलर वाले रूल से, इंटरसेप्ट वाले रूल से कि ये इंटरसेप्ट है, और दूसरा इसी फोर्स का एक कंपोनेंट जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह देंगे, वो कैसे आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। अगर ये फोर्स, बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था, कोई भी थीटा की वैल्यू हो सकती है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी है, तो वो ये कह रहे हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ कॉस थीटा, और इस फोर्स का ये जो लेंथ है, ये लेंथ, कभी कभी बच्चे अगर इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं तो एक कंपोनेंट ऐसे कर देते हैं, एक कंपोनेंट ऐसे कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाइज हो सकता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता कि अगर ये वाली लेंथ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रही है और हम ये कह रहे हैं कि ये इतनी लेंथ 5 न्यूटन है, तो इसी फ्रेम में रहते हुए ये लेंथ तो 8 न्यूटन है और ये लेंथ तो 7 न्यूटन है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 8 न्यूटन और 7 न्यूटन के फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो 5, अरे ये इससे छोटा, ऐसा नहीं होगा। ये इसके करेक्ट रूल में रहिए कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाइए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए ये। इसका मतलब कि इसके जो दो कंपोनेंट आएंगे, इसके जो दो कंपोनेंट यहां पर आएंगे वो ये आएंगे कि एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ऐसे कंपोनेंट आएंगे, ये इसका कंपोनेंट, ये इसका कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इसी बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि जब हम, अगर हमारे पास एक फोर्स ऐसा होता है, मान लीजिए F1 है 4 न्यूटन, मान लीजिए F2 है 3 न्यूटन, ये एक दूसरी रियल सिचुएशन कि एक बॉडी पर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का जब हम लोग सम निकालते हैं तो सम का मतलब होता है कि कंबाइंड इफेक्ट। बहुत ध्यान से देखिए, F वेक्टर जो है वो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का सम वेक्टर है। F1 वेक्टर क्या है, F1 वेक्टर है 3 न्यूटन, ये F2 वेक्टर क्या है 4 न्यूटन। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का सम क्या आ गया, वो 5 आया। तो क्या हम ये कह देंगे कि इस बॉडी पर, जिस बॉडी पर ये फोर्स लग रहे हैं, क्या इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं? नहीं। या तो हम ये कहेंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, और या तो ये कहेंगे कि इसके ये दो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, 3 फोर्स नहीं लग रहा है। ध्यान से समझिए, वो ये कह रहे हैं F इज सम ऑफ F1 एंड F2, 3 फोर्सेस नहीं है। या तो 2 फोर्सेस हैं F1 एंड F2, और या तो F फोर्स है, 3 फोर्स एक साथ नहीं है। इसका मतलब कि F1 और F2 का रिजल्टेंट F है। वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने रियल लाइफ सिचुएशन में किसी एक फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए, अगर हम लोगों ने एक कंपोनेंट निकाल लिया F cos थीटा और एक कंपोनेंट निकाल लिया F sin थीटा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम F cos थीटा और F sin थीटा को, या तो हम F cos थीटा और F sin थीटा को ट्रीट करें कि F cos थीटा एंड F
साइन थीटा, ये दो फोर्स हो गए। या तो हम केवल एफ को ट्रीट करें, हम तीन फोर्स नहीं लगा सकते। तो या तो आप ये कहें कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये है, और या तो आप इसका उल्टा कहें कि इसके ये दो रिजॉल्व कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी उसको समझने में।